नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। आप सभी का अपना एक स्टाइल होगा, वो भी ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आपने जितनी भी तैयारी की है उसके बेसिस पे 40 to 50 मार्क्स तक का बोनस कलेक्ट कर सकते हैं। जी हां, बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन प्रूवन है। हर साल सैकड़ों बच्चों को मैं ये बताता हूं और उसके बाद वो हमें फीडबैक देते हैं कि इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और अब तो दूसरे भी बहुत सारे एक्सपर्ट इस टेक्निक के बारे में बोलने लगे हैं। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे कि नीट एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आए तो उसकी शुरुआत किस तरीके से करें। ज्यादातर कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर को शुरू से अंत तक एक बार पढ़ते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दो बड़े नुकसान हैं इसके। पहला तो ये कि 180 क्वेश्चंस को एक नजर पढ़ने में भी आप 10 से 15 मिनट का जो समय है वो बर्बाद कर देंगे, टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। दूसरी बड़ी दिक्कत क्या है, आगे चल के किसी भी सेक्शन में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर कुछ टफ क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं तो बिल्कुल शुरुआत में ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, आपकी नर्वसनेस बढ़ जाती है। जबकि प्रैक्टिकल बात तो ये है कि क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास है, आपके हाथ में है, उसको आपको अटेम्प्ट करना ही है। आप इसी के लिए सालों से तैयारी कर रहे थे। और दूसरी प्रैक्टिकल बात यह है कि कट ऑफ क्या होगी, आप कितना स्कोर करेंगे, ये सब तो रिजल्ट और काउंसलिंग की बातें हैं। अगर क्वेश्चन पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है और क्वेश्चन पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। इजी हो टफ हो, डजंट मैटर, हाउ कॉन्फिडेंटली यू अटेम्प्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा बड़ा सवाल कि क्वेश्चन को शुरू कहां से करें। इस पे मेरा यह मानना है कि आपका जो सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है, शुरुआत आपको हमेशा वहीं से करनी है। इसके बाद सेकंड फेवरेट पे आना है और फिर आपको थर्ड पे जाना है। क्या होगा ऐसा करने से, आप जब शुरू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा। और कभी गलती से आपने टफ सब्जेक्ट से शुरुआत कर दी ये सोच के कि ये टफ है, पहले इसको कर लेता हूं, तो वहां पे आपकी नर्वसनेस बढ़ सकती है और आपके पूरे एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकती है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट से। अगर बायो सबसे अच्छा लगता है, सबसे स्ट्रांग है, तो बायो से ही शुरू करें। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि अटेम्प्ट करने का मेथड क्या होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल सबसे आसान आपको बायो लगता था। क्वेश्चन पेपर में बायो जहां पर भी है आप वहां पे पहुंचेंगे, पहले क्वेश्चन को पिक करेंगे और अगर उसका जवाब आपको 100% सही आता है, एट द सेम टाइम OMR में उस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करेंगे और उसके सामने ABCD जो भी सही ऑप्शन है उसको एट अ टाइम सर्कल कर देंगे। ये करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उस क्वेश्चन के नंबर के आगे एक टिक लगा दीजिएगा और जो भी 4 ऑप्शंस में से सही जवाब था उसके सामने भी एक टिक लगा दीजिएगा ताकि घर जाके आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कर सकें। आगे बढ़ेंगे, अगला जवाब आता है, फिर से उसको क्वेश्चन में भी टिक करेंगे, OMR उसी समय भर देंगे। अब आप किसी ऐसे क्वेश्चन पे पहुंचे जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़ी कंफ्यूजन है, अगर मैं थोड़ा सा टाइम दे दूं तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, तो फिलहाल के लिए उसे छोड़ दीजिएगा, रिव्यू में डाल दीजिए। और इसको मार्क करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर के नीचे एक छोटी सी डैश, एक लाइन खींच दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर अगला जवाब आता है, उसे मार्क कर देंगे। थोड़ी कंफ्यूजन है, एक सिंगल डैश दे देंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि टफ है, आपको नहीं आता, या फिर आपको यह लग रहा है कि इस पे मैं थोड़ा टाइम दूं, थोड़ा सोचूं तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, उस क्वेश्चन नंबर के नीचे 2 डैश कर दीजिएगा, यानी कि वो सीरियस रिव्यू के लिए आपने छोड़ दिया है और फिर आगे बढ़ जाइएगा। ऐसे करते करते आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देना है। फिर क्या करना है, अभी रिव्यू नहीं करना है, अभी आप अपने सेकेंड फेवरेट सब्जेक्ट पे चले जाएंगे और सेम टेक्निक यूज करेंगे। जवाब आता है, सही जवाब OMR में भर देंगे, सामने टिक कर देंगे। कंफ्यूजन है, सिंगल डैश, फिर डबल डैश, फिर तीसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे और वहां पे भी कर लेंगे। ऐसा करने से पूरे 180 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन आसान था, जिसके जवाब आपको 100% आते थे, वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे और आपके पास बहुत सारा समय होगा अब
रिव्यू करने के लिए। फिर अपने फेवरेट सब्जेक्ट से रिव्यू की शुरुआत करेंगे। जो सिंगल डैश वाले क्वेश्चंस थे उनको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाता है तो ओएमआर में उसको अंकित कर देंगे। ऐसे करके आपको तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास अगर समय बचता है तो जो सीरियस रिव्यू वाले क्वेश्चंस थे आप उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि कई बार कैंडिडेट एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं और घर जाके उनको पता चलता है कि यार केमिस्ट्री तो बहुत इजी थी लेकिन मैं बायोफिजिक्स में ही रह गया और उसको देखने का मौका नहीं मिला। तो इस मेथड को यूज करेंगे तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी से अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक तरीका है, आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। और एक दूसरी बात क्या होती है, सपोज करिए कि आप बायोलॉजी के किसी एक क्वेश्चन में अटक गए थे, आपने वहां पे रिव्यू मार्क कर दिया था जो भी तरीका मैंने बताया उस तरीके से, और आप आगे जाके केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन बना रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के बारे में उसका जवाब हम सोच रहे होते हैं और दिमाग में उसके कंसेप्ट से मिलता जुलता या फिर कहीं से भी रिलेटेड दूसरे सवाल का जवाब हमें आ जाता है। ऐसे में हो सकता है कि उस बायो में आपने जो क्वेश्चन छोड़ा था उसका जवाब आपको मिल जाए, तो फिर आप उसे भी एट ए टाइम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा फायदेमंद टेक्निक है ये, इसको आपको फॉलो करना है। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ओएमआर में सीक्वेंशियल मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट वाइज वो अपने क्वेश्चन जिसको वो सॉल्व करते हैं उसका नंबर और बगल में ऑप्शन लिख लेते हैं और बाद में एक साथ कलरिंग शुरू करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख के रखा था कि 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी है, 11th का सी है, 12 का ए है, और जब आप ओएमआर पे एक साथ सीक्वेंस करने गए तो 10th के बजाय वो सीक्वेंस आपने नंबर 1 से शुरू कर दी या 21 से शुरू कर दी या किसी और जगह से। पूरा का पूरा जो ओएमआर पे आपका रिस्पॉन्स है वो एक सीक्वेंस में गलत हो जाता है। हर साल कम से कम 10-15 बच्चे ऐसे हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी थी, मॉक टेस्ट में हमें 650 आते थे, एग्जाम में भी मैंने सॉल्व कर लिया था लेकिन ओएमआर फिल करने में गलती हो गई। तो इस गलती से आपको बचना है। इससे पहले मैंने आपको जो तरीका बताया कि आप जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन हल करेंगे एट ए टाइम ओएमआर में आपको भरते चले जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कहीं भी रफ नोट में आंसर बच्चे ने मार्क कर लिया और जब उसको कलर कर रहा होता है तभी जो टाइम है वो खत्म हो जाता है। तो या तो कलर गड़बड़ हो जाता है, उसके कारण भी नुकसान हो जाता है, या फिर कलर करना ही रह जाता है। तो एटलीस्ट जो जवाब आपको आते थे वो समय पे अंकित हो जाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है। और एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको, कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं और तब पता चलता है कि वो 11th नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसका तो मैंने सी मार्क कर दिया है लेकिन सही जवाब तो बी होगा। अब अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपसे वहां पे गलत रिस्पांस चला गया है तो वहां आपको -1 मिलना है। तो आप चाहें तो वहां पे एक और सर्कल को कलर कर सकते हैं। देखिए -1 होना तो तय है लेकिन 2 सर्कल कलर कर देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो कई बार इनवैलिडेट हो जाता है, तो उस पे प्लस मार्क्स भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये करके आप अपना -1 होने से एटलीस्ट बचा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करेंगे। बहुत बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में हर साल मुझे स्टूडेंट बताते हैं कि उन्होंने अटेम्प्ट तो ठीक ठाक किया था लेकिन उनके 25 मार्क्स माइनस हो गए, 50 मार्क्स माइनस हो गए और कई के तो इससे भी ज्यादा होते हैं। नर्वसनेस होती है तो गेस वर्क आपको कभी भी नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं कि नीट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। यकीन मानिएगा तुक्का काम नहीं करता, इतना लक किसी के पास भी नहीं होता। इवन अगर आप घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर अपने इंस्टीट्यूट में दे रहे हो तो भी थोड़ा बहुत सही होने की संभावना होती है, एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन है फिर भी आपको लगेगा कि 80% लग रहा है कि ये सही होगा, यकीन मानिए उस 20% में भी रिस्क है और वहां आपके -1 हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये गलती मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स करते हैं। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको प्रूफ दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नीट पीजी 2025 के स्टूडेंट का डेटा है। 800 नंबर का एग्जाम होता है तो हर एक स्कोर पे कितने कैंडिडेट हैं वो मैंने यहां पे दिखाया है। अब आप यहां पे एक कॉमन सी बात नोटिस कर सकते हैं कि 5 नंबर के मल्टीपल पे जो भी स्कोर है, जैसे 200 है, 205 है, 210 है, इसी तरीके से शुरू से लेके अंत तक
आप देखेंगे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। 199 पे देखेंगे कम है, 201 पे भी कम है, लेकिन 200 पे ज्यादा है। तो 5 के मल्टीपल में ही एक्यूमुलेशन होती है। क्यों? ये सब गेस वर्क करने वाले कैंडिडेट हैं। +4 लेना चाहते थे, जवाब गलत हो गया, -1 मिल गया। ये कारण है कि 5 नंबर के मल्टीपल पे जो एक्यूमुलेशन है बहुत ज्यादा होती है। कुल मिला के एक लाइन में समझिए कि तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, गेस वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो साइंटिफिक मेथड होता है कि आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करिए। जो जवाब आप कंफर्म है कि ये हो ही नहीं सकता, गलत है, वो सबको काटिए। 3 ऑप्शन कट जाए तो जो सही आंसर है वो निकल के सामने आ सकता है। यही एकमात्र तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है। गेस मार्क बिल्कुल भी मत करिएगा, यकीन मानिए इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नीट में एक एक नंबर पे हजारों रैंक का डिफरेंस आता है और एक एक नंबर कई बार आपकी सिलेक्शन को तय करता है। तो गेस वर्क नहीं करना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं आपके मेंटल हेल्थ की। जी हाँ, इतना बड़ा एग्जाम है, आपने बरसों से तैयारी की है, आपने बहुत वक्त दिया है, पैसे भी खर्च हुए हैं और कैंडिडेट के साथ साथ पूरा परिवार तैयारी कर रहा होता है। कई सारे सैक्रिफाइसेस मैंने देखे हैं कि फैमिली वाले भी करते हैं। तो ऐसे में एग्जाम के लिए नर्वसनेस होना बहुत ज्यादा नेचुरल है। यकीन मानिए पिछले साल के अगर आप रिकॉर्ड को देखें तो ऐसे कैंडिडेट जिनका 720 में 720 आया था वो भी नर्वस होते थे। तो नर्वस होना बिल्कुल नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन आप अगर मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जो भी तैयारी की है वो बहुत अच्छी है, तो आप अपनी नर्वसनेस को काबू कर पाएंगे, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। नर्वस होना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन सिचुएशन हैंडलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली माइंड गेम है ये। और एक बात ध्यान रखिएगा, रिजल्ट की चिंता मत करिएगा। आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, एग्जाम देना आपका काम है, तो पूरा फोकस एग्जाम पे होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे एग्जाम देते हुए भी कैलकुलेट करते रहते हैं कि हाँ मैंने 150 सही कर दिया है, मतलब 600 नंबर तो मेरा पूरा हो गया, मैंने 100 ही किए हैं तो यहाँ से 400 ही बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये सब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर टफ हो इजी हो ये आपका सिलेक्शन तय नहीं करता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ये आपकी एफिशिएंसी तय करता है और आपकी एफिशिएंसी आपका सिलेक्शन तय करती है। सेम स्कोर पे जो रैंक है वो हर साल बदलता है। 2024 में 652 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली थी। वहीं बात की जाए 2025 की तो ये 527 थी। 2026 में कितनी होगी ये ना मैं गेस कर सकता हूं ना ही कोई और गेस कर सकता है। तो ये जब नीट का रिजल्ट आएगा उस समय तय होगा। तो आपको रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फियर ऑफ फेल्योर भी एक बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे बच्चे इस बात से डरते हैं कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक कैंडिडेट जो तैयारी करता है उसे पता होता है कि उसने कितनी तैयारी की है। जब रिजल्ट आता है, जब वो एग्जाम दे रहा होता है कैंडिडेट, तो क्वेश्चन देख के समझ जाता है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है जो मुझे पसंद नहीं था या किसी भी कारण से मैंने इसे नहीं पढ़ा था। तो एटलीस्ट आप ये जरूर सीखते हैं कि आपको कहां कहां काम करना है। जीवन में आपको सिर्फ वही चीजें मिलती हैं जो आप डिजर्व करते हो, गिफ्ट में कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे में हम इस बात को मान लेना है कि अभी मैं इस लायक नहीं था, इसीलिए अभी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूं। अभी इतनी सारी चीजें हैं जिस पे मुझे काम करना है, मैं काम करूंगा, वापस आऊंगा और सिलेक्ट होऊंगा। देखिए, नीट का एग्जाम या फिर डॉक्टर बनने का सपना ये कोई जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी कई बार मौके देती है आपको खुद को साबित करने का। मैंने अपनी खुद की जिंदगी में देखा है या बहुत सारे दूसरे लोगों को मैं देखता हूं कि शुरुआत में वो कुछ और टारगेट लेके चलते हैं, कुछ और लक्ष्य होता है जीवन का, लेकिन कुछ समय बाद वो कुछ और कर रहे होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो अच्छा कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आज से 20 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे ये आज कोई भी नहीं जानता। तो निराशा को किसी भी हाल में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्या पता 20 साल बाद आप देश के किसी बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो, क्या पता 20 साल बाद आपका खुद का अच्छा क्लिनिक हो और आपके चर्चे हो रहे हो कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, और क्या पता 20 साल बाद आप खुद एक मेडिकल कॉलेज के ऑनर हो और सैकड़ों डॉक्टर आपके पास नौकरी कर रहे हो। कल क्या होगा किसी ने भी नहीं देखा है। हमारी पॉजिटिव सोच हमें सफलता तक ले जाती है।
आगे क्या होगा कोई भी नहीं जानता, लेकिन साइंस ये कहता है कि हम जिस थॉट को बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वहां पे नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा जीवन में अचीव जरूर कर लेंगे। अक्सर लोग एग्जाम के रिजल्ट को हारना और जीतना समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से हार जीत जैसी कोई चीज नहीं होती। क्लियर हो गया, आगे निकल गए, बहुत अच्छी बात है। आगे नहीं जा पाए इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाकी लोगों से पीछे छूट गए हैं। जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि अगर किसी को बहुत तेज दौड़ना हो, किसी को छलांग लगानी हो, तो उसे एक दो स्टेप पीछे भी जाना पड़ता है। तो चाहे नीट का एग्जाम हो या जीवन में कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप पीछे जाते भी हैं तो इसको पॉजिटिवली लीजिए कि एटलीस्ट आपके पास मौका है बाकी लोगों से आगे निकल जाने का। क्यों? आपने सपना देखा, आपको डॉक्टर बनना है, आपने इसके लिए मेहनत की, तैयारी की। अब एग्जाम का दिन नजदीक है तो आपको नर्वसनेस हो रही है, आप डिप्रेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है ये नहीं होगा। भाई क्यों? आपके अंदर आखिर ये बात है ना कि ये आपका सपना है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, अक्सर सुनाता हूं, फिर से सुन लीजिए। न समझो बुझ चुकी है आग, गर सोला न दिखता है। यानी आपने बहुत तैयारी की लेकिन आज के दिन आप डर रहे हो। न समझो बुझ चुकी है आग, गर सोला न दिखता है, दबी होती है चिंगारी, धुआं जब तक की उठता है। एटलीस्ट आप एग्जामिनेशन हॉल तक तो जा रहे हैं। न समझो बुझ चुकी है आग, गर सोला न दिखता है, दबी होती है चिंगारी, धुआं जब तक की उठता है। चलो चलते रहो, पहचान रुकने से नहीं बनती। चलो चलते रहो, पहचान रुकने से नहीं बनती। बहे दरिया तो पानी पत्थरों पे नाम लिखता है। जी हाँ, बड़ी अच्छी लाइन है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। यही मूल मंत्र है जो आपको आज अपनाना है और जीवन में आपको हर बार अपनाना है। तो डियर कैंडिडेट्स, आशा करता हूं कि मैंने जो भी बातें बताई हैं इसको फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। अगर और भी किसी मेंटल स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं और भी किसी बात का डर लगता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा और मुझे आपको बेहतर समझने में मदद भी मिलेगी जो मैं आगे चल के दूसरे कैंडिडेट के साथ शेयर करूंगा। तो कुल मिला के एग्जाम आपको कॉन्फिडेंटली देना है, इस भरोसे के साथ जाना है कि मैंने जो पढ़ाई की है क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला हूं। तो क्या करना है आपको? बिल्कुल भी एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है ये, जीवन में बहुत मौके आएंगे खुद को साबित करने के। फिलहाल आपने जो तैयारी की है उसका आप मैक्सिमम आउटपुट एग्जाम में कैसे दे सकते हैं इस बात पे फोकस करना है। फिर आगे जो भी होता है उसे दिल से एक्सेप्ट करना है। प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से जाइए, ध्यान से जाइए, अपना बेस्ट देकर आइए और याद रखिए आप बहुत स्पेशल हो और जिंदगी में एक दिन आप अपने आप को बेस्ट साबित करोगे। ये भरोसा मुझे भी है और आपके पेरेंट्स को भी आप पर है। डियर कैंडिडेट, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।